नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के 10 जनवरी 2024 की खबरों को देखेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से एवं वन लाइनर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों तक और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और आप इसी तरीके से आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापस आए थे। ठीक है, तो इसकी याद में ये मनाया जाता है। 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात करें तो ये विदेश मंत्रालय के तहत इसका आयोजन किया जाता है और 2015 से ये प्रति 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। और इसी सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं प्रवासी भारतीय व्यक्तियों को, जिन्होंने भारत के लिए 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में किया गया था और इसकी थीम थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। थीम के साथ ये आयोजित किया गया था। और अब जो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसका आयोजन 2 वर्ष बाद 2025 में किया जाएगा। अभी थीम और डेट इसकी आई नहीं है, जैसे ये आएगी इसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए गए हैं। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की बात करें तो इन पुरस्कारों की जो घोषणा है वो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, और 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, लेकिन ये जो प्रदान किए जाते हैं वो राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किए गए हैं 9 जनवरी 2024 को। इन पुरस्कारों में कुल 6 पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, इन 6 पुरस्कारों को शामिल करके राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का गठन होता है। तो एक एक करके जान लेते हैं इनके बारे में। जैसे पहला है मेजर ध्यानचंद, या जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी और ये पिछले 4 वर्षों की अवधि में प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है और ये खेल मंत्रालय के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसके तहत 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है और इसके प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद थे। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और पिछले 4 वर्षों की अवधि में प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और 15 लाख रुपए की इसमें पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को या ट्रेनर को दिया जाता है और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। चौथा पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी और ये आजीवन खेल योगदान के लिए दिया जाता है और 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें प्रदान की जाती है। और पांचवा पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, या जिसे माँ का ट्रॉफी भी कहते हैं। ठीक है, 1956-57 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करें तो ये खेल निकायों सहित कॉरपोरेट संस्थाओं, जिसमें निजी या सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही संस्थाएं हो सकती हैं, खेल नियंत्रण बोर्डों, गैर सरकारी संगठनों, तो जिन्होंने खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इनमें से किसी को भी ये दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम 2023 के विजेताओं की बात करें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का जो दिया गया है वो 2 लोगों को दिया गया है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो बैडमिंटन से संबंधित थे, और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को प्रदान किया गया है। इन 2 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेताओं की बात करें तो ये कुल 26 लोगों को प्रदान किया गया है और सभी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात करें तो ये ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय श्रेणी में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान किया गया है, जबकि प्रथम उपविजेता विश्वविद्यालय श्रेणी में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को प्रदान किया गया है। तो आपको पहला वाला याद रखना है। ठीक है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान किया गया है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 की बात करें तो इसमें उभरती युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण श्रेणी में जो दिया गया है वो जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को दिया गया है। और CSR के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन
तो ये ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है। और उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो नियमित श्रेणी, ठीक है, और एक आजीवन श्रेणी। तो नियमित श्रेणी में ये 5 विजेताओं को दिया गया है, सबके नाम लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं आप। और आजीवन श्रेणी में तो इन तीनों के नाम दिए गए हैं, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है। इन तीनों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। इससे आपको एक प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जनवरी 2024 में डॉक्टर जोस रामोस होर्टा 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर थे। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं। तिमोर लेस्ते की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में और इंडोनेशिया के पूर्व में एक द्वीप है, तिमोर द्वीप। ठीक है। तो इस तिमोर द्वीप पर 2 हिस्से हैं, एक तो इंडोनेशिया के जो पश्चिमी द्वीप है, जो पश्चिमी भाग है उस पर इंडोनेशिया का अधिकार है, जबकि पूर्वी हिस्से पर वो तिमोर लेस्ते देश है और दिल्ली इसकी राजधानी है। ठीक है। तो तिमोर लेस्ते जो है उसकी दिल्ली राजधानी है और US डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलती है। ठीक है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति डॉक्टर जोस रामोस होर्टा, इन्होंने गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 9 जनवरी 2024 को गांधीनगर में मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जीवंत दिल्ली संपर्क बनाने की भारत की प्रतिबद्धता पर पुनः पुष्टि की है। ठीक है। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने तिमोर लेस्ते में भारतीय मिशन खोलने की घोषणा की थी। तिमोर लेस्ते को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने के लिए भी भारत ने आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति होर्टा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया है। भारत ने 2002 में तिमोर लेस्ते के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और ये ऐसा करने वाला पहले कुछ देशों में से था। जनवरी 2024 में किस देश की निजी कंपनी द्वारा चंद्रमा पर लैंडर भेजा गया है? तो ये अमेरिका की कंपनी के द्वारा भेजा गया है। अमेरिका के एक प्राइवेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने 8 जनवरी 2024 को मून मिशन, ठीक है, पेरेग्रीन 1 फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस स्टेशन से इसे लॉन्च किया है। जो पेरेग्रीन 1 चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र पर, जिसे साइनस विस्कोसिटेसिस या स्टिकनेस की खाड़ी भी कहा जाता है, यहाँ पर 23 फरवरी 2024 को ये लैंड करेगा। ठीक है। और पेरेग्रीन 1 अगर सफलतापूर्वक यहाँ पर लैंड कर लेता है तो 51 साल में, पिछले 51 साल में पहली बार कोई अमेरिकी एयरक्राफ्ट चांद पर उतरेगा। ठीक है। तो इससे पहले 1971 में जो अपोलो 17 इनका मिशन था उसने लैंड किया था। 2024 में नासा आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च करेगा। ठीक है। जो आर्टेमिस 2 मिशन है ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है। इससे पहले आर्टेमिस 1 लॉन्च किया था 2022 में, ये भी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए लॉन्च किया था। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कोलकाता में आयोजित की गई है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC, इसकी स्थापना अक्टूबर 2023 में की गई थी। इसका प्रथम संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया है और इसकी बैठक की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। ठीक है। इसका आयोजन भारत सरकार के बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्ग के नोडल एजेंसी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इस बैठक में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो ये हैं कि नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए क्रूज शिप के लिए, जबकि 10,000 करोड़ रुपए जो है क्रूज टर्मिनल के विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगाए जाएंगे। हरित नौका दिशा निर्देशन और नदी पर्यटन रोडमैप 2047 जारी किया जाएगा। 8 जलमार्गों की वर्तमान परिचालन क्षमता से रिवर क्रूज पर्यटन के लिए उपयुक्त अतिरिक्त 26 जलमार्गों की परिवहन क्षमता के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। रात्रि विश्राम वाले क्रूज सर्किटों की संख्या 17 से बढ़ाकर 80 कर दी गई है। नदी क्रूज टर्मिनलों की संख्या 15 से बढ़ाकर के 185 कर दी गई है। क्रूज पर्यटन यातायात की 2047 तक यात्री क्षमता 2 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक किए जाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार 2047 तक नदी क्रूज पर्यटन और हरित जहाजों के विकास में कुल 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की लक्ष्य है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी और जहाजरानी मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो संजय बंदोपाध्याय हैं और इसका कार्य शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और विनियमन करना है। देश के पहले हेल्दी एंड हाइजेनिक
फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उज्जैन में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संयुक्त रूप से नीलकंठ वन महाकाल लोक में उज्जैन में देश के पहले हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रशासन प्रसादम का उद्घाटन किया है। फूड स्ट्रीट फरवरी 2024 से पूरी तरह प्रारंभ हो जाएगी और इसमें 17 दुकानें होंगी। इस फूड स्ट्रीट पर मोटे अनाजों से बने प्रारंभिक व्यंजन परोसे जाएंगे। FSSAI इन्हें भोजन प्रबंधन और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। और इसके लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वाहन साप्ताहिक रूप से इसका निरीक्षण करेगा। FSSAI की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और ये स्वायत्त सांविधिक निकाय है। मुख्यालय इसका दिल्ली में है और इसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 1/3 महिलाएं होती हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। तो पहली खबर है, इजराइल ने घोषणा की है कि 9 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप में अलवरीकरण कार्यक्रम आरंभ करने जा रहा है। इजराइल के इस कदम से लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। तो ये कार्यक्रम पहले से बात चल रही थी, लेकिन हालिया भारत मालदीव विवाद को देख करके इजराइल ने इसमें तेजी दिखाई है। स्वामित्व योजना को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की ओर से सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो स्वामित्व योजना है उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 में की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SC/ST छात्रों के लिए सामाजिक कल्याण योजना योग्यश्री की शुरुआत की है, ठीक है, जिसमें छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। विशेष रूप से इसमें प्रवेश परीक्षा या प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लक्षित करते हुए इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाल ही में 2024 का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर से टकराया है, ठीक है, तो ये मेडागास्कर में आया है। हाल ही में जर्मनी के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फिनटेक फर्म फोनपे ने रितेश पै को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का CEO नियुक्त किया है। केरल की 16 वर्षीय प्रतिभावान सुचेता सतीश ने 24 नवंबर 2023 में दुबई में कंसर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान आश्चर्यजनक 140 भाषाओं में अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, ठीक है। तो ये कंसर्ट 24 नवंबर 2023 को हुआ था। इन्होंने 140 अलग अलग भाषाओं में सिंगिंग की थी, तो इसके लिए अब इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। CBRI क्रेडाई की हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में MSME के परिदृश्य पर प्रकाश डालती है, जिसमें भारत में MSME परिदृश्य को आगे बढ़ाने में शीर्ष 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये 3 राज्य कुल 40% MSME का संचालन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें 9% की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है, सर्वाधिक हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। ONGC ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उत्पादन की शुरुआत करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। तो ये काकीनाडा तट पर बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित यह विकास भारत के ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, के नेतृत्व में तमिलनाडु ने 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की योजना का अनावरण किया है, जिसमें निवेश, मानव पूंजी और नवाचार को प्राथमिकता दी गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 में जो गुजरात में हो रहा है, ठीक है, तो इसमें डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया का अनावरण किया है, जो 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच हस्ताक्षरित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। तो GFAI का लक्ष्य टिकाऊ ऊर्जा में सहयोग में तेजी लाना है। अनुभवी भारतीय राजनयिक इंद्रमणि पांडे ने 7 सदस्यीय बिमस्टेक के नए महासचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। लिंकोपिक यूनिवर्सिटी स्वीडन, इसके शोधकर्ताओं ने विद्युत प्रवाह की मिट्टी या ई-सॉइल की खोज की है, ठीक है, जो अद्भुत फसल वृद्धि में को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो इसकी ई-सॉइल की जो खोज की है वो ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने की है, लिंकोपिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने AI ओडिसी पहल का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य नवीनतम AI प्रौद्योगिकी में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को प्रशिक्षित करना है। दोस्तों, इस तरीके से ये थे हमारे 10 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मदद मिले और इसी तरीके के वीडियो लाने में हमें भी हौसला मिले। धन्यवाद।